हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक वर्मा और जैन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस स्वागत करते हैं आपका डीएलएड के इस पाठ्यक्रम में। जी हां, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संज्ञान, अधिगम और बाल विकास की चौथी इकाई। जी हां, ये चौथी इकाई हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ और महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरी संभावना आने की, साथ ही साथ बाकी प्रश्नों के उत्तर लिखने में बहुत ही मदद करेगी, वही हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। तो पहले हम जान लेते चले कि इसका अंक विभाजन क्या है, इस इकाई का अंक विभाजन क्या है। तो कुल अंक जो है 15। जी हाँ, इस इकाई पर कुल 15 अंक आवंटित है। पहले इकाई पर 10, दूसरे इकाई पर 15, तीसरे इकाई पर 20 और चौथे इकाई पर 15। तो ये भी 15 अंक कमाने का इकाई है, 15 अंक यहां से मिल सकते हैं। तो चलिए इसके अंकों का विभाजन हम देख लेते हैं। 5 मार्क्स का एक प्रश्न आता है, 4 मार्क्स का एक प्रश्न आता है, 3 मार्क्स का भी एक प्रश्न आता है, यानी 5, 4, 3 इतने मार्क्स के प्रश्न आते हैं, और 1 मार्क्स के 3 प्रश्न यानी कि एमसीक्यूज यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। तो 5, 4, 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, यानी कुल मिलाकर 15 अंकों का ये पूरा इकाई है, जिसमें से 5 नंबर का दीर्घ उत्तरीय आएगा, अति दीर्घ उत्तरीय, 4 नंबर का दीर्घ उत्तरीय और 3 नंबर का लघु उत्तरीय और 1 नंबर के अति लघु उत्तरीय, या फिर हो सकता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए। तो इस प्रकार इसका अंकों का विभाजन होगा। तो चलिए हम बिना देरी किए इसके महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। तो इसके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न में पहला प्रश्न जो है वो है स्मृति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। स्मृति क्या होती है? जो स्मरण, याद जो होती है, स्मृति, मेमोरी भी जिसे कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, वो क्या है? स्मृति किसे कहते हैं? स्मृति क्या होती है? उसी की बात हमें करनी है। तो अगर हम स्मृति की बात करें, हाँ, तो स्मृति का सीधा संबंध व्यक्ति की स्मरण शक्ति से है। जी हाँ, ये तो आप जानते होंगे। स्मृति मतलब याद होना, यानी हमारे संबंध, मस्तिष्क में जो याद रहता है उसकी बात चल रही है। तो स्मृति का सीधा संबंध व्यक्ति की स्मरण शक्ति से है। याद रखिएगा, जब भी आपको स्मृति का अर्थ पूछे तो अच्छे से समझाइए। अगर ये लघु उत्तरीय में पूछा है या अति लघु में पूछा है तो उसको शॉर्ट में लिखेगा, और ये ऐसे ही पूछेगा। ये जो प्रश्न मैं यहां पर दिखाया हूं आपको, यहां जो पढ़ाने वाला हूं, ये प्रश्न आपको अति लघु उत्तरीय में ही आएंगे, या ज्यादा से ज्यादा लघु उत्तरीय में आकर सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय में नहीं आएंगे, या अति दीर्घ उत्तरीय में नहीं आएंगे। अति दीर्घ वाले मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, इसके पश्चात। पहले तो अभी ये देख लीजिए भाई, स्मृति का अर्थ क्या होता है, स्मृति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो स्मृति का सीधा संबंध व्यक्ति की स्मरण शक्ति से है। जी हाँ, स्मृति का सीधा संबंध व्यक्ति की स्मरण शक्ति से है। दूसरा, वास्तव में स्मृति एक आदर्श पुनर्स्मरण है। स्मृति क्या है? पुरानी चीज को याद करना, पुनर्स्मरण, फिर से याद करना, यही तो स्मृति है। जी हाँ, वास्तव में स्मृति एक आदर्श पुनर्स्मरण है। फिर से भाई बता देता हूं, स्मृति का अर्थ स्पष्ट कीजिए, या फिर स्मृति क्या होती है, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको लिखना है कि स्मृति का सीधा संबंध व्यक्ति की स्मरण शक्ति से है। स्मृति का सीधा संबंध व्यक्ति की स्मरण शक्ति से है, और वास्तव में स्मृति एक आदर्श पुनर्स्मरण है। स्मृति और कुछ नहीं है, जबकि यह एक आदर्श पुनर्स्मरण है, यानी कि फिर से याद करना ही स्मृति कहलाती है। तो ये तो हो गया हमारा पहला प्रश्न। चलिए बढ़ते हमारे दूसरे प्रश्न की ओर कि भाई विस्मृति का क्या अर्थ है। स्मृति और विस्मृति दो में से एक तो जरूरी पूछेगा वस्तुनिष्ठ में, 3 नंबर के लिए या फिर 1 नंबर के लिए। तो ध्यान दे दीजिए इधर, स्मृति मतलब याद रखना, विस्मृति मतलब भूल जाना। आप सभी इतना तो समझ ही सकते हैं, अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा किताबी भाषा को भी जान लेते हैं भाई कि विस्मृति किसे कहते हैं। तो पूर्व अनुभव का विस्मरण, पहले जो किया गया है, जिसका अनुभव है, अगर वो याद है तो स्मरण, और भूल गए तो विस्मरण। ठीक है, अगर पहले किए गए अनुभव चीज को अगर याद रखते हैं तो वो स्मृति कहलाती है, लेकिन पहले किए गए अनुभव को भूल जाते हैं तो वो विस्मृति कहलाती है। फिर से डिफरेंस बता दूं, हो सकता है आपको अंतर पूछ दे कि स्मृति और विस्मृति में अंतर क्या है, तो अंतर आपको आना चाहिए। तो अंतर देख लीजिए भाई कि स्मृति मतलब क्या? किए गए अनुभव को याद रखना, किए गए अनुभव को स्मरण रखना स्मृति कहलाती है, और किए गए अनुभव को भूल जाना, स्मरण नहीं होना, विस्मरण करना विस्मृति कहलाती है। ठीक है, तो पूर्व अनुभव का विस्मरण ही विस्मृति है। जी हाँ, पूर्व अनुभव का विस्मरण ही विस्मृति है। याद न रहना या चेतना में न आना क्या है? विस्मृति है। जी हाँ, किसी भी चीज को याद नहीं रहना और चेतना में न आना, यही विस्मृति है। यानी किसी भी चीज को भूल जाना, उसे याद नहीं रखना, होश में नहीं रहना, वो विस्मृति कहलाती है। फिर से बता देता हूं, पूर्व अनुभव का विस्मरण ही विस्मृति है, पूर्व अनुभव का स्मरण ही स्मृति है। डेफिनेशन सेम टू सेम याद रखिएगा, ऐसे अंतर लिखने में बड़ी आसानी होगी आपको। ठीक है, तो पूर्व अनुभव का स्मरण ही स्मृति है, पूर्व अनुभव का विस्मरण ही विस्मृति है। स्मरण है तो स्मृति है, विस्मरण है तो विस्मृति है। ध्यान रखिएगा, बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, दिमाग लगाने वाला प्रश्न है। स्कीमा परिवर्तन क्या है? जी हाँ, स्कीमा परिवर्तन क्या है, यह प्रश्न पूछे जाने की बहुत संभावना है इस बार। मैं अपने 4 वर्षों के शैक्षणिक अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, 4 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से कह सकता हूं, यह प्रश्न आने की बहुत संभावना है। स्कीमा परिवर्तन क्या है, अथवा यही प्रश्न घुमा के पूछा जा सकता है कि
अवधारणात्मक परिवर्तन क्या है? जी हाँ, स्कीमा और अवधारणात्मक दोनों एक ही है। स्कीमा जो है इंग्लिश अंग्रेजी शब्द है, जबकि अवधारणात्मक जो है शुद्ध हिंदी शब्द है। स्कीमा का हिंदी में अर्थ होता है अवधारणात्मक। ठीक है, अवधारणा यानी किसी के बारे में की सोच जो होती है ना, वही। तो स्कीमा परिवर्तन क्या है? अथवा यही सवाल ऐसा पूछ सकता है कि अवधारणात्मक परिवर्तन क्या है? दोनों का जवाब एक ही होगा। दोनों प्रश्नों का उत्तर हम एक जैसा ही लिखेंगे। तो देख लीजिए क्या प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। देखिए यहां पर स्कीमा एक संज्ञानात्मक संरचना क्या है? जिस स्कीमा जो है एक संज्ञानात्मक संरचना है। स्कीमा एक संज्ञानात्मक संरचना है। यह लोगों, स्थानों, वस्तुओं और घटनाओं के बारे में एक ज्ञान के लिए एक रूपरेखा के रूप में कार्य करती है। यानी कि हम कई कई घटना, कई कई लोग, कई कई स्थानों को एक लाइन में याद रखते। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वो कहां के प्रधानमंत्री? भारत के। कहां से आए हैं? गुजरात से। कैसे व्यक्ति हैं? बूढ़े व्यक्ति हैं, दाढ़ी है, बुजुर्ग हो चुके हैं। यानी कि आप एक चीज को जानकर उसके स्थान, घटना सबको जान लो, तो यही क्या है? स्कीमा है। इसी बात को स्कीमा कहते हैं। जी हाँ, स्कीमा क्या है? एक संज्ञानात्मक संरचना है। यह लोगों, स्थानों, वस्तुओं और घटनाओं के बारे में एक ज्ञान के लिए एक रूपरेखा के रूप में कार्य करती है। जी हाँ, यानी किसी स्कीमा मतलब होता है किसी एक चीज को यदि आप ध्यान में रखकर उसके बाद बारी बारी से सारी चीजों को जान लेते, याद रख पाते हैं, या किसी घटना को जानकर उसका स्थान, उसके घटना से संबंधित व्यक्ति, वो कहां पर हुआ था, कैसे हुआ, सब कुछ जानकारी आप एक ही बात से ध्यान में रख लेते हैं, इसे ही स्कीमा कहते हैं। तो ये छात्रों को पढ़ाने का बड़ा सही मेथड है, छात्रों को सिखाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। जैसे आप किसी छात्र को आप बताना चाहो कि भारत के बारे में बताओ, तो भारत सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जनसंख्या हिसाब से भारत 28 राज्य है, भारत इतने केंद्र शासित प्रदेश है, भारत राजधानी दिल्ली है। यानी एक चीज से ऐसा समझाना जिससे एक चीज को ध्यान में रखकर उसके पीछे की सारी चीजों की जानकारी रख लेना, यही तो स्कीमा कहलाता है। ये छात्रों को पढ़ाने में, बालकों को पढ़ाने में बड़ी मदद करता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि स्कीमा क्या है? स्कीमा एक संज्ञानात्मक संरचना है। यह लोगों, स्थानों, वस्तुओं और घटनाओं के बारे में एक ज्ञान के लिए एक रूपरेखा के रूप में कार्य करता है। एक ज्ञान एक रेख रूपा में कार्य करता है। ध्यान रखो, यानी एक ही ज्ञान जो है सबके लिए, इन सब चीजों के लिए, व्यक्ति हो गया, स्थान हो गया, वस्तु हो गया, घटना हो गया, इन सबको एक ही ज्ञान एक ही रेख रूपा में कार्य करते हैं। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं, या फिर अवधारणात्मक परिवर्तन करते हैं। यानी अवधारणा क्या है? अगर मैं बात करूं स्त्री मतलब लड़की, यानी कि औरत, यानी कि स्त्रीलिंग जेंडर है ना, स्त्रीलिंग यानी कि माँ, यानी कि बहन, यानी इस प्रकार से हम याद रखते हैं। इनकी आयु, इनका विवाह, यानी एक ही शब्द जानकर आप पूरा जान लो। अगर मैं कहूं छात्र मतलब पढ़ाई करता होगा, मतलब विद्यालय में होगा, मतलब सीखता है, मतलब कक्षा में स्थान प्राप्त करता होगा, तेज होगा। यानी एक शब्द बोल के उसके बाद के कई कई शब्दों को ध्यान में रखना, कई जानकारी जान लेना सिर्फ एक शब्द के माध्यम से, इसे ही स्कीमा या फिर अवधारणात्मक परिवर्तन कहते हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा प्रश्न। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है चौथा प्रश्न क्या है? कोहलर के सूझ के सिद्धांत को समझाइए। जी हाँ, कोहलर जो व्यक्ति हैं उनके सूझबूझ तो समझता होगा ना, सूझबूझ मतलब समझ है ना, अंतर्दृष्टि जिसे कहते हैं, उसको समझाइए। अब ये भी पूछ सकता है कि कोहलर के अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को समझाइए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जहां भी कोहलर का नाम आ गया समझ जाना, एक ही बात बतानी है, यही छाप देने का। हम बता देते हैं कि यही लिखना में कैसे लिखना है। तो कोहलर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सूझबूझ या फिर अंतर्दृष्टि को लेकर, हमारी समझ को लेकर एक सिद्धांत दिया था, उसी की बात यहां करते हैं। तो क्या सिद्धांत है, क्या नियम है? देखिए भाई, सूझ को अंतर्दृष्टि भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी यहां बनता है। सूझ को और किस नाम से जानते हैं? 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक चुनना होगा, अंतर्दृष्टि। जी हां, तो सूझ को अंतर्दृष्टि भी कहते हैं, या फिर अंतर्दृष्टि का दूसरा नाम सूझ है, या फिर सूझ का दूसरा नाम अंतर्दृष्टि है, याद रखिएगा। उसके आगे चले देखते हैं। जब भी कोई प्राणी अथवा व्यक्ति कुछ सीखता है, तो वह सीखने से संबंधित होने पर परिस्थिति एवं पहलू को समझने की कोशिश करता है। इसी बीच उसके मन में कुछ विचार कौंधता है। इस अचानक कौंधने वाले विचार को ही सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत कहते हैं। फिर से बताता हूं, ये तो मैंने भी पढ़ा, जस्ट आपको बताता हूं क्या होता है। मैं आपको पहले ओरली समझा देता हूं क्या होता है। कभी भी जब कोई व्यक्ति कुछ सीखना चाहता है, तो सीखने के लिए उस व्यक्ति से संबंधित परिस्थिति, घटनाएं, बहुत सारी चीजें याद रखते हैं ना। सीखने के लिए हर परिस्थिति, हर पहलू को समझता है। तो जैसे कि आप अगर ये प्रश्न समझ रहे हैं, तो आप सोच रहे होंगे डीएलएड एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, ये विषय में कितने नंबर के लिए आ सकता है, आएगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, इसको मैं याद कैसे करूं। यानी किसी भी चीज को आप जब भी देखते हो, सीखते हो, तो उसके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करते हो, और उसको पढ़ते पढ़ते अचानक दिमाग में जोर सा आइडिया आता है, फटाक से एक आइडिया हमारे दिमाग में बहुत जोर से एक उपाय,
एक विचार कौन था, फटाक से एक विचार आता है। जैसे हम सोच रहे होते परीक्षा में कैसे कैसे, फिर अचानक से हाँ, फिर फटाफट लिखना शुरू करते हैं। तो ये जो विचार अचानक से हमारे मन में कौंधता है ना, इसी विचार को सूझ या फिर अंतर्दृष्टि कहते हैं। सिंपल भाषा में समझा दे रहा हूं, फिर किताब वाली भाषा तो लिखेंगे हम लोग, लेकिन पहले आपको समझा दूं मैं कॉन्सेप्ट। भाई कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी हम कुछ सीखने या समझने की कोशिश करते हैं तो हम पूरी परिस्थिति का अवलोकन करते हैं, यानी पूरी कंडीशन को जानते, सोचते, समझते हैं और कोशिश करते हैं कि हम लोग सब समझ जाएं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, जैसे ही सोचते रहते हैं, अचानक से बैठे बैठे हाँ क्या करूं क्या करूं, अचानक से एक आइडिया आता है फट से। तो वो जो आइडिया है, वो जो विचार है जो हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में कौंधता है, उसी विचार को अंतर्दृष्टि या फिर सूझ कहते हैं। जी हाँ, चलिए देख लेते हैं। सूझ को अंतर्दृष्टि भी कहते हैं। जब भी प्राणी अथवा व्यक्ति कुछ सीखता है तो वह सीखने से संबंधित पर परिस्थिति एवं पहलू को समझने की कोशिश करता है। इसी बीच उसके मन में, जब समझने की कोशिश करता है, सोचते रहता है, उसी बीच उसके मन में एक विचार कौंधते हैं, कुछ विचार कौंधता है। इस अचानक कौंधने वाले विचार को ही सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत कहते हैं। जी हाँ, यही सूझबूझ से सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत कहलाता है। तो ये 4 प्रश्न हो गए। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में, पुनः अभ्यास करने में बड़ी आसानी हो। तो ये होगा हमारे 4-5 महत्वपूर्ण प्रश्न, कई इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इसी में शामिल है। ठीक है, प्रश्न ऐसे परिवर्तित होकर भी आ सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हो गए हमारे 4 प्रश्न, 5 प्रश्न। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची में परसंज्ञान एवं मेमोरी एन्कोडिंग को भी रखा जाएगा। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनकी पूरी संभावना की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे इनका उत्तर लिखना है, आपको कैसे सीखना है, आप कैसे लिख पाएंगे उत्तर। हमारा प्रश्न जो है इसी प्रक्रिया से संबंधित है, जो भी हम कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप सीख रहे हैं, वो इसी प्रक्रिया से संबंधित है, वही हमारा प्रश्न है। चलिए देखते हैं, परसंज्ञान से क्या आशय है, परसंज्ञान जागरूकता बढ़ाने के उपाय। सबसे पहले तो आप ये जान लो परसंज्ञान क्या है। परसंज्ञान का अर्थ होता है सीखना को सिखाना। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं पढ़ना जानता हूं, मैं पढ़ाना जानता हूं। डीएड में कैसे प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं ये मैं सीख चुका हूं, मैं खुद सीख चुका हूं, स्वयं पढ़ा रहा हूं 4 वर्षों से, शिक्षक को तो मुझे आता है। तो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे सीखना है, कि उत्तर कैसे सीखना है। पुस्तक पढ़कर, पुस्तक में से प्रश्नों को, उत्तरों को देखकर यह सीखना कि कैसे उसका उत्तर लिखना होता है, यही मैं आपको सिखा रहा हूं, यानी सीखने की विधि मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम क्या करें, किसी भिखारी को भीख दे दे, ठीक है, तो हम उसकी मदद करेंगे, हमें दया आ गया, हम उसकी मदद करेंगे तो वो खुश हो जाएगा, उसकी मदद हो जाएगी। किंतु अगर हम उसे भीख न देकर उसे ये सिखाएं कि कैसे गरीब नहीं होते, कैसे काम करके पैसा कमाते हैं, हम पैसा देने की बजाय उसे ये सिखा दें कि पैसा कैसे कमाना है, तो उसकी जिंदगी पूरी बदल जाएगी। अगर हम भीख देंगे तो थोड़ी मदद होगी, लेकिन अगर उसे यह सिखा दे कि कैसे पैसा कमाया जाता है तो उसे कभी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हम क्या कह रहे हैं। अगर मैं कह दूं आपको, जैसे कोई बालक, छोटे बालक की बात कर रहे हैं, माता पिता, वो गिर जाता है तो माता पिता उसे उठाते हैं। अगर माता पिता उसे उठाने की बजाय उसे ठीक से चलना सिखा दें, या गिरते वक्त वो जब गिर जाता है तो उसे उठना सिखा दें, तो कभी गिरेगा भी तो माता पिता को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो खुद से उठ सकता है, खुद से चलना सीख सकता है। यानी कहने का अर्थ है मैं यहां पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर मैं आपको पढ़ना सिखा दूं तो आप खुद से पढ़ने लग जाएंगे, आपको किसी शिक्षक की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो कहने का यह अर्थ है, परसंज्ञान का अर्थ होता है कि सीखने की विधि सीखना, यही परसंज्ञान है। यानी देखो, कभी भी गणित में क्या होता है, शिक्षक क्या करते हैं, अधिकतर गणित के शिक्षक क्या करते हैं, छात्रों को एक विधि से, एक मेथड से एक प्रश्न करा देंगे, ठीक है, और फिर वो प्रश्न हल वैसे ही सारे छात्र जो है उसी प्रकार से हल करते हैं। तो इससे क्या होता है कि रटने वाली विधि आ जाती है, उनका जो कौशल विकास नहीं हो पाता, उनको एक ही मेथड, एक ही विधि पता रहती है। लेकिन कुछ होशियार बच्चे जो क्लास में रहते हैं वो कई मेथड ट्राई करते रहे एक ही प्रश्न का, गणित के एक ही प्रश्न को कई विधियों से करते हैं, उससे उनका जो कौशल विकास बहुत ज्यादा होता है अन्य छात्रों की अपेक्षा में। इसलिए एक अच्छा शिक्षक क्या करता है, वो एक प्रश्न सॉल्व करता है, उसका हल करता है और छात्रों को पूरी छूट देता है कि तुम अपने अपने विधि से हल करके बताओ। जैसे कि कोई शिक्षक क्या करते हैं कि वो एक अपने प्रश्न उत्तर तो लिखवाते हैं कॉपी में बच्चों के, लेकिन परीक्षा में बच्चों से कहते हैं उसे समझो और उसे फिर अपने शब्दों में लिख दो, वैसे का वैसा रट के मत लिखो। तो इससे बालक क्या करता है, पहले उसको पढ़ेगा, फिर समझेगा, फिर अपने मन से उसको लिखेगा। तो इससे उसने ये सीख लिया कि लिखना कैसे है। तो सीखने की विधि सिखाना ही परसंज्ञान कहलाती है। ठीक है, फिर से कहता हूं, परसंज्ञान का अर्थ है सीखने की विधि सीखना। जी हाँ, परसंज्ञान का अर्थ होता है सीखने की विधि सीखना। अक्सर शिक्षक सिखाते हैं कि अमुक विषय को कैसे सीखा जाए। शिक्षक क्या करते हैं, अक्सर कहते हैं छात्रों को कि इस विषय को ऐसे पढ़ो, इस विषय को ऐसे पढ़ो, लेकिन पढ़ना कैसे है ये नहीं सिखाते। कभी नहीं बोलेंगे कि मुंह बंद करके पढ़ो, कभी नहीं बोलेंगे कि रिवाइज करके पढ़ो, बस बताएंगे कि इसको पढ़ के आ जाना और पढ़ के इसको लिख देना, नंबर मिलेंगे, टेस्ट होगी, बस इतना सिखाते हैं। भाई टेस्ट के लिए पढ़ना कैसे ये भी तो सिखाना चाहिए। जो अच्छा शिक्षक होता है वो ये भी सिखाता है, इसी को तो परसंज्ञान कहा गया है। ठीक है,
अमुक विषय को कैसे सिखाया जाए, किंतु यह नहीं बताते कि कैसे सीखना है। पर संज्ञान कौशलों का विकास करता है। जी हाँ, अगर हम सीखना सीख जाए तो हम किसी विषय को सीख सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं अगर आपको पढ़ना सिखा दूं, अगर मैं क्या करूं, आपको अक्षर सिखाऊं कि ये क है ये ख है, तो आप क्या करोगे, पूरे अक्षर कुछ भी पढ़ सकते हो कभी भी। मैं आपको अगर ये पर संज्ञान बोलो, पर संज्ञान, ऐसा मैं आपको सिखा दूं तो आप सिर्फ पर संज्ञान बोलना सीखोगे। किंतु अगर मैं आपको अक्षर ज्ञान करा दूं, क कैसे होता है, ख कैसे होता है, मात्रा कैसे लगाते हैं, तो आप कोई भी शब्द पढ़ लोगे, चाहे पर संज्ञान हो, चाहे वातावरण हो, चाहे मेमोरी हो, चाहे उनको इनकोडिंग, कोई भी सीख लोगे आप। जैसे उदाहरण के तौर पर शिक्षक क्या करते हैं, गणित के शिक्षण में क्या किया जाता है, गणित के कुछ नियम सिखाए जाते हैं, तो उन नियमों के आधार पर हम कई प्रश्नों को हल करते हैं। हम सभी प्रश्नों को थोड़ी हल करवा के सिखाते हैं। जो शिक्षक होते हैं क्लास में, एक फॉर्मूला, एक मेथड का एक क्वेश्चन करा देते हैं, एक प्रश्न करा देंगे, बाकी सारे प्रश्न हम खुद से सीखते हैं, छात्र जाके अपने घर पे खुद हल करते हैं। तो यही सबसे बढ़िया मेथड है, विधि है, इसी को परसंज्ञान कहते हैं। जी हाँ, परसंज्ञान का अर्थ है सीखने की विधि, सीखना। शिक्षक सिखाते हैं कि अमुक विषय यानी कि कोई विषय को कैसे सीखा जाए, लेकिन ये नहीं सिखाते कि सीखना कैसे है। ये तो बता देंगे कि भाई कल ये पढ़कर आ जाना, कल गणित विषय पढ़कर आना, लेकिन ये नहीं बताते कि गणित को पढ़ना कैसे है, घर जाके लिख लिख कर याद करना है या कि एक फॉर्मूले याद करके याद करना है, ये नहीं सिखाते। तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। परसंज्ञान करना चाहिए। परसंज्ञान क्या करता है, कौशलों का विकास करता है। तो ये मैं परसंज्ञान की भाषा बता रहा हूं, परिभाषा बता रहा हूं आपको, परसंज्ञान होता क्या है। परसंज्ञान का अर्थ है सीखने की विधि को सीखना। अक्सर शिक्षक क्या करते हैं कि ये सिखाते हैं कि अमुक विषय को कैसे सीखना है, किंतु ये नहीं सिखाते कि उसको सीखा कैसे जाए, उसकी विधि क्या होगी। तो यही गलत है। परसंज्ञान से फायदा क्या है, परसंज्ञान कौशलों का विकास करता है। परसंज्ञान से रचनात्मक कौशल आते हैं। परसंज्ञान से बालक खुद के दिमाग से प्रश्नों को हल करने की कोशिश करता है, रटता नहीं है, रटने की जो प्रवृत्ति है छूट जाती है इससे। तो चलिए अब देखते हैं कि परसंज्ञान की जागरूकता बढ़ाने के उपाय। ठीक है, परसंज्ञान बहुत आवश्यक है, सभी शिक्षकों छात्रों के अंदर ये होना ही चाहिए। न सिर्फ शिक्षक की जिम्मेदारी है, बल्कि वो बालकों को सिखाए और बालक ये सीखे, ये उनकी भी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं परसंज्ञान जागरूकता बढ़ाने के उपाय। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि परसंज्ञान क्या है, परसंज्ञान के लिए जागरूकता बढ़ाने के उपाय लिखिए, या फिर सिर्फ इतना पूछ देगा कि परसंज्ञान की जागरूकता बढ़ाने के उपाय लिखिए। दीर्घ या अति दीर्घ में कैसा भी पूछ सकता है, तो उसी का उत्तर देखिए, परसंज्ञान पर जोर देना। जी हाँ, अक्सर छात्र क्या कक्षा में क्या होता है, शिक्षक जो होते हैं, जो पहले के जो शिक्षक कहेंगे, अगर आप देखें कुछ बुजुर्ग शिक्षक अभी जो मिलेंगे, जो बहुत पहले शिक्षक बने थे, वो क्या करते हैं, बस कॉपी खोलते हैं, लाइन लाइन पढ़ देते हैं, समझ गया चलो। तो हिंदी का ऐसा ही करते हो लोग, सभी लोग। तो ये गलत है। क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझाना चाहिए। मैंने यहाँ लाइन लाइन पढ़ा, लेकिन उदाहरण देकर आपको मैंने समझाया कि ये क्या है। मैंने आपको यहाँ पर सीधा सीधा परिभाषा पढ़ के नहीं रटा दी, मैंने आपको समझाया कि परसंज्ञान होता क्या है, उदाहरण के आधार पर देकर, कई सारे उदाहरण एग्जाम्पल देकर मैंने आपको समझाया। तो मैं यहाँ पर विषय के इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको रटवा नहीं रहा हूं। ठीक है, किताब की भाषा तो मैं यहाँ पर बता ही रहा हूं, आपको लिखा ही रहा हूं, लेकिन आपको अपने मन से कैसे सीखना है, अपने मन से परसंज्ञान की परिभाषा कैसे लिखनी है, ये भी मैं आपको सिखा रहा हूं। तो ये एक अच्छे शिक्षक की यही होती है निशानी, और ये यही करता है, यही उसे करना भी चाहिए। ठीक है, तो परसंज्ञान की जागरूकता बढ़ाने का पहला उपाय कि परसंज्ञान की बात करो। परसंज्ञान जैसे शब्द तो शिक्षक जानते भी नहीं कई सारे, और छात्र क्या खा के जानेंगे। छात्रों को कैसे पता रहेगा जब शिक्षक को नहीं पता है, तो शिक्षक को इसमें जोर देना चाहिए। परसंज्ञान का वातावरण, कक्षा में परसंज्ञान का वातावरण होना चाहिए, कोई दबाव नहीं। जिस छात्र को जिस विधि से गणित का प्रश्न हल करना है, हल करने दो, उसे खुली छूट दो, अपने मन से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल खुली छूट दो, ताकि वो बहुत अच्छा कौशल विकास कर पाए। यानी खुले मन से पढ़ेगा तो बहुत बड़ा आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। ठीक है, तीसरा, छात्रों को महत्व को समझाना। छात्रों को भाई महत्व को समझाइए। छात्रों, तुम्हारे लिए परसंज्ञान क्यों आवश्यक है, उन्हें एक्सप्लेन कीजिए, छात्रों को मोटिवेट कीजिए, उन्हें पूरा उत्साहित कीजिए कि भाई परसंज्ञान लो, यानी कि अपने मन से सीखो। जो मैंने बताया जरूरी नहीं है वैसा नहीं, मैंने जो उत्तर यहाँ पर लिखा है, मैं नहीं चाहता कि आप परीक्षा में ऐसा का ऐसा लिख कर आए। आपने मेरे जितने भी वीडियोस देखे, जितने भी मुझसे पढ़ा है, मैंने कभी ये नहीं बोला कि एकदम ऐसे लिख देना। मैंने कहा कि कुछ इस प्रकार से लिखना, फिर अपने शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी समझ से अपनी भाषा में लिख कर आना। बस विधि अपनाइए, मैं सिर्फ आपको मार्ग दिखा रहा हूं, उस मार्ग पे चलना कैसे वो नहीं बता रहा हूं, वो आपको खुद चलना पड़ेगा, ताकि आप जाके आगे चल के बहुत ही मोटिवेटेड स्ट्रांग बने। तो मैं आपको बता रहा हूं। तो परसंज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए। परसंज्ञान क्या होता है, परसंज्ञान में करते क्या है, ये भी शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वो अपने छात्रों को सिखाए। तो परसंज्ञान की जागरूकता बढ़ाने के 4 उपाय हैं। पहला, परसंज्ञान पर जोर दीजिए, परसंज्ञान का वातावरण बनाइए, छात्रों को परसंज्ञान का महत्व समझाइए, परसंज्ञान का ज्ञान दीजिए, परसंज्ञान पर विशेष रुचि लेने को कहिए। यानी कई सारे आप लिख सकते हैं, परसंज्ञान का महत्व, परसंज्ञान का कौशल, परसंज्ञान के फायदे, परसंज्ञान को गठित करना, पठित करना, ऐसा कुछ कुछ यहाँ लिखकर आप खूब सारा पॉइंट लिख सकते हैं, आपको नंबर मिलेंगे, कोई गलत नहीं दे सकता। जी हाँ, तो ये हो गया हमारा पहला 5वां प्रश्न, परसंज्ञान से क्या आशा है, परसंज्ञान जागरूकता बढ़ाने के उपाय। चलिए अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है मेमोरी एनकोडिंग को समझाइए। जी हाँ, मेमोरी एनकोडिंग क्या होता है। मेमोरी मतलब स्मृति, ये अंग्रेजी शब्द है, ध्यान रखिएगा।
इनकोडिंग मतलब कोई कोड लैंग्वेज में आएगा, उसको हमें अनकोड करना है, यानी कोई पहेली जैसा होगा और उसे सुलझाना है। जैसे कि जब संदेश भेजना होता है तो कभी कभी संदेश ऐसे लिखे होते हैं। अब इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब है ए, इसका मतलब है कुछ भी बी, और ये एच और या ऐसा नाम होगा, यानी इसको बोलते हैं भाई इनकोडिंग, है ना, यही होता है इनकोडिंग। उदाहरण के तौर पर बचपन में हमें गुना भाग ये सब सिखा देते हैं, तो हम जब बड़ी कक्षा में जाते हैं तो बड़ी कक्षा में उस गुना भाग का इस्तेमाल करते हुए बड़े प्रश्नों को हल कर देते हैं। तो यही तो है मेमोरी एनकोडिंग, यानी कि अपनी मेमोरी के आधार पर अपने मेमोरी, अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी स्मृति का इस्तेमाल करते हुए नए प्रश्नों को हल करना, यही तो मेमोरी एनकोडिंग है। चलिए मैं दिखाता हूं आपको। उदाहरण के तौर पर आपके पास कोई फोन नंबर मिलता है, ठीक है, आपके पास कोई शब्द है, मान लो डिक्शनरी में, डिक्शनरी सबसे अच्छा उदाहरण, शब्दकोश डिक्शनरी, यदि आपको ऐसा शब्द मिल गया कि एसीटोन, ठीक है, एसीटोन ये शब्द मिल गया। अब ये शब्द आपको मिल गया, अब आपको इसको जानना है कि इसका उत्तर क्या है, यानी कि इसका अर्थ क्या है। तो आप डिक्शनरी फटाफट निकालोगे, डिक्शनरी में सर्च करोगे एसीटोन, एसीटोन, या फिर आप टाइप करते मोबाइल की डिक्शनरी है तो उसमें ACET यानी गूगल पे जाकर टाइप कर दो तो बताएंगे भाई एसीटोन एक केमिकल है, एक रसायन है, पता चल जाएगा हम लोग को भाई ये रसायन है, ठीक है। तो ये कैसे पता चला आपने, जब आपने एसीटोन शब्द देखा, आपकी मेमोरी में छपा, फिर आपने ढूंढा। तो जी हाँ, यही तो मेमोरी एनकोडिंग है। मेमोरी एनकोडिंग का अर्थ होता है अपनी मेमोरी, अपनी बुद्धि, अपनी स्मृति का आधार बनाते हुए अपनी स्मृति की सहायता से किसी चीज की जानकारी लाना, ठीक है। सूचना को हमारे मेमोरी सिस्टम के द्वारा ऐसे रूप में परिवर्तित करना जिससे उसे संग्रहित किया जा सके, मेमोरी एनकोडिंग है। जी हाँ, जो सूचना हमें बाहर से मिलेगी, बाहर से मुझे मिला 5+4 बताओ, ठीक है, 5+4, तो 5+ मैं दिमाग में 5 और 4 डालूंगा। बचपन में सीखा है 5 और 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो मिल गया, कर दिया मैंने इनकोड। मेरी मेमोरी थी कि 5 और 4 को मिलाना होता है, अगर जोड़ना है 5 और 4 कितने होते हैं, कितने मतलब जोड़ना, तो ये मेरी मेमोरी में पहले से फीड था, तो मैंने उसे संग्रहित किया था कि 5 + 4 9 होते हैं भाई, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। तो यही यहां लिखना है, मेमोरी इनकोडिंग का मतलब ही यही है। मेमोरी इनकोडिंग करने की 3 विधियां हैं, हम देखकर, सुनकर या फिर शब्दार्थ, जी हाँ, उस शब्द का अर्थ समझना, ठीक है। पर्यायवाची शब्द तो आप जानते हैं, ठीक वैसे ही सूचना को हमारे मेमोरी सिस्टम के द्वारा ऐसे रूप में परिवर्तित करना जिससे उसे संग्रहित यानी कि स्टोर करने में, समझने में आसानी हो, उसे ही मेमोरी इनकोडिंग कहते हैं। यह 3 तरीकों से की जाती है। मेमोरी इनकोडिंग 3 तरीकों से जानकारी को किया जा सकता है। कैसे भाई, एक दृश्य, एक ध्वनि और शब्दार्थ। उदाहरण के तौर पर आपको एक दृश्य दिखाया जाए, एक महात्मा की फोटो दिखाई जाए आपको, एक महात्मा, जैसे कोई भी, वैसे मैं बता देता हूं, वो टोपी पहने हैं और कोट पहने उन्होंने और यहाँ पर लाल गुलाब लगा है, बताओ कौन है वो, जवाहरलाल नेहरू जी या पंडित जवाहरलाल। कैसे पता, क्योंकि आपके मन में उसका दृश्य है, उस फोटो का, उस महापुरुष का फोटो जो है, चित्र जो है आपके मस्तिष्क में, मेमोरी में था, इसलिए आपने इनकोड कर लिया फट से। जी हाँ, तो ये हो गया दृश्य वाला। अब बात करें ध्वनि की, तो आपने कोई गाना सुना होगा, ध्वनि वाला गाना सुना होगा, ठीक है, तो आप जैसे वो ध्वनि सुनेंगे, अरे ये इस पिक्चर का गाना है, मैंने सुना था, तो वो ध्वनि हमारे मन में रहती है, ठीक है। शब्दार्थ, शब्द को देख के उसका अर्थ निकालना, शब्दार्थ। तो ये इन 3 तरीकों से मेमोरी एनकोडिंग की जाती है। तो यहां पर आप मेमोरी एनकोडिंग को भी जान पाए। तो ये हो गया हमारे 2, 5वां, 6वां महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए अब बढ़ जाते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो छात्रों, चलिए मैं आपको सिखाता हूं प्रश्न क्रमांक 7 और 8वां, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्हें पढ़कर आप कई अंक अर्जित कर सकते हैं इस पाठ से, इस इकाई से। तो हमारा 7वां जो प्रश्न है वो है भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। ये आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। जी हाँ, मैं यहाँ पर कुछ बताऊंगा आपको पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को ध्यान रखना है, उसके आधार पर अपने लैंग्वेज में, अपने शब्दों में लिख कर आइएगा, आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। और ये प्रश्न जो है छात्रों से जुड़ा है, बालकों से जुड़ा है, और हम जो पढ़ाई कर रहे हैं डीएलएड, वो बालकों के ऊपर ही आधारित है, इसीलिए ऐसे प्रश्न आना स्वाभाविक है। और आपको यह मानकर चलना है कि जो भी प्रश्न छात्रों एवं शिक्षकों से जुड़ा होगा वो प्रश्न तो आता ही आता है इस परीक्षा में। तो यहां पर यह है कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। बालकों की भाषा हमें सुधारनी होती है, हम शिक्षक हैं, तो उनकी भाषा को सिखाने में, उनकी भाषा सीखने में क्या रुकावट आती है। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित मीन्स बढ़ाने के लिए भी वही जिम्मेदार है और घटाने के लिए भी वही जिम्मेदार है, ठीक है, उसकी बात हम करने वाले हैं। तो कौन से कारक है, देखिए यहाँ पर कारक लिखे हुए 7 मैंने कारक लिखे हैं, इसमें से 5-6 आप लिख कर आइएगा, मैं सब नहीं बताऊंगा। अब मैं आपको समझा देता हूं कैसे लिखना है और फिर आप अपने मन से लिखिएगा। आप इतने समझदार तो सभी लोग हैं, आप लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला है जो परिपक्वता, इंग्लिश में इसे मैच्योरिटी कहते हैं। जी हाँ, परिपक्वता,
यदि कोई बालक छोटा सा है, नन्हा बालक है, 2-3 वर्ष का है, और कोई बालक 8-10 वर्ष का है, तो आप मुझे बताइए, यदि बालक परिपक्व है 10 वर्ष वाला, तो वो ज्यादा भाषा को सीख पाएगा, और जो नहीं है 4-5 साल का, ये वो नहीं सीख पाएगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मैच्योरिटी, उसके अंदर परिपक्वता नहीं आई अभी। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति, जो भी बालक अगर परिपक्व है, मैच्योर है, और वो भाषा को समझने की समझ रखता है, तो जल्दी सीखेगा भाषा को, उसकी भाषा कौशल का विकास बहुत जल्दी होगा। तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। दूसरा स्वास्थ्य है भाई, बड़ा आसान सी बात है कि अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो भाषा को जल्दी सीखेंगे, नहीं स्वास्थ्य अच्छा होगा तो नहीं सीख पाएंगे। तीसरा बुद्धि, यदि बुद्धि तीव्र है तो भाषा को जल्दी सीख पाएंगे, यदि नहीं है तो देर लगेगी, देर से सीखेंगे भाषा को। आप देखते होंगे कई बच्चे बहुत जल्दी बोलना सीख जाते हैं बचपन में, पर कई बच्चे ऐसे तो देर से बोलना सीखते हैं। ये सब उनके मानसिक बुद्धि पर निर्भर करता है। उसके बाद है लिंग भेद। जी हाँ, ऐसा देखा गया अक्सर कि जो बालिकाएं होती हैं उनके पास शब्दकोश में ज्यादा शब्द होते हैं। कहने का अर्थ है कि जो फीमेल होती हैं, जो छात्राएं होती हैं या बालिकाएं होती हैं, वो ज्यादा शब्द बोल पाती हैं, उनके पास ज्यादा भाषा विकास होता है, वो ज्यादा बोलती हैं। अब इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं कि महिलाएं ज्यादा बोलती हैं, उनके पास ज्यादा शब्द होते हैं, उनके मस्तिष्क में भाषा को समझने का, भाषा को ग्रहण करने का ज्यादा क्षमता होती है, जिसके कारण वो जल्दी भाषा सीखती है। तो लिंग भेद भी बताएगा। जी हाँ, लिंग भेद जो है बालकों की अपेक्षा में बालिकाएं जल्दी भाषा को सीख पाती हैं। तो लिंग भी डिसाइड करेगा, लिंग भी निर्धारित करेगा कि भाई कैसे हम भाषा को सीख पाते, जल्दी या देर से। ठीक है, पांचवा है सामाजिक आर्थिक स्तर। जी हाँ, सामाजिक आर्थिक स्तर, छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक अमीर आदमी जिसके पास लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसके बालक को देखना, और एक गरीब जो झोपड़पट्टी में, स्लम एरिया में जो बालक रहता है, उसका स्तर देखना, उसकी भाषा को देखना। दोनों की भाषा में आपको जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। जो बच्चा सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, उसकी भाषा टपोरी जैसी होगी, वो निम्न और छोटे शब्दों का प्रयोग करेगा, और उसकी भाषा शुद्ध रूप नहीं होगी, जो सुनने में ही टपोरी लगेगी, आपको पता चल जाएगी। किंतु जो अमीर घर के बालक होंगे, जिनका आर्थिक स्थिति, जिनके माता पिता की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी, उनकी भाषा ही वैसी होगी। क्यों? उन्हें वातावरण ही वैसा मिलता है। देख लेंगे अब अमीर और गरीब की भाषा में, बोली में जो फर्क है, वो उनके आसपास के वातावरण की वजह से ही आता है। फिर है पारिवारिक संबंध। यदि परिवार में जो संबंध है, आपस में प्रेम भाईचारे वाले हैं, तो सभी लोग वैसी बात करें, बालक भी वही सीखेगा। यदि माँ बाप भी गाली गलौज करते हैं, वो भी तू तड़ाक करके बात करते हैं, तो बालक भी वही सीखते हैं, बड़े होकर वही भाषा बोलते हैं। ठीक है, और भाई व्यक्तित्व विशेषताएं। एक व्यक्ति जो होता है, उसके खुद के अंदर की विशेषताएं उसे भाषा सीखने में मदद करती है। जी हाँ, कई ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो आप देखेंगे कई प्रकार की भाषाएं बोल लेते हैं, एक से ज्यादा भाषाएं बोल लेते हैं। ये जो हुआ है, ये जो गुण उनके अंदर आया है, ये उनके व्यक्तित्व विकास की, उन्हें खुद से मेहनत की, उनके खुद के अंदर की विशेषता है। जी हाँ, मैं स्वयं भी 4 भाषाएं बोल लेता हूँ। भोजपुरी मेरी मदर टंग है, महाराष्ट्र में मराठी, नागपुर में मेरी पढ़ाई हुई, तो वहां मैं मराठी भी बोल चुका हूँ, वहां भी वो भी सीख लेता हूँ, और अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा में मेरा पाठन विषय है, शिक्षा ग्रहण की है, तो ये 4 भाषा मैं बोल पाता हूँ। ये मेरी व्यक्तित्व विशेषताएं मैंने खुद से सीखी है। तो यदि आप भी इसमें से कई होंगे जो आप कई क्षेत्रीय भाषाएं हिंदी अंग्रेजी जानते होंगे, तो ये आपके अंदर की व्यक्तित्व विशेषताएं हैं। तो जिसके अंदर जैसी व्यक्तित्व विशेषता होगी, वो वैसी भाषा सीख पाएगा। तो ये हो गया भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। आपको और कारक मिल जाएंगे। जी हाँ, और कारक मिल जाएंगे, आप वो भी समझा सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, लेकिन 7 बहुत होते हैं 5 नंबर के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पावलोव के अधिगम का सिद्धांत, या फिर अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, या फिर व्यवहारवाद का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। जी हाँ, ये तीनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है, इसमें एक ही चीज दिखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है पावलोव। जी हाँ, पावलोव से संबंधित कोई प्रश्न अवश्य आ सकता है। स्कूनर भी ध्यान रखिएगा, उसका भी आ सकता है। पावलोव को बहुत अधिक ध्यान में रखिएगा। पावलोव के अधिगम का सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत क्या है? ये कहता है कि जब कोई क्रिया होती है तो उसके प्रति प्रतिक्रिया देके हम सीखते हैं, या फिर कोई क्रिया हो रही है तो उसी के साथ साथ हम अनुक्रिया करके सीखते हैं। इसमें उदाहरण देना पड़ता है, वही उदाहरण चूहे बिल्ली वाला, की चूहे को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाए और सामने खाना रख दिया जाए और पिंजरे में एक बटन रख दिया जाए, जिसको बटन को छूते ही दबाते ही पिंजरा खुल जाए और खाना झट से मिल जाए। तो ये क्रिया पहले जो भी बिल्ली होती है, चूहा होता है, उनको नहीं समझता, लेकिन गलती से कभी क्रिया हो जाए कि बटन दब गया तो खाना मिल जाता है, तो फिर वो बार बार बटन दबाने लगता है, सीख जाता है, उसे पता चल जाता है कि नहीं, बटन दबाने से गेट खुलता है, फट से मुझे खाना मिलेगा। तो इस प्रकार का उदाहरण देकर आपको इसका लिखना है, इसका उत्तर लिखना होगा। आप अपने पुस्तक में देख पाएंगे इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही है। यहां पर अधिक महत्व जो है उदाहरण का है। जी हाँ, जब ऐसे आपको सिद्धांत दिखे कि पावलोव का सिद्धांत, स्कूनर का सिद्धांत, जब भी कभी ऐसा दिखे तो आपको उदाहरण ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो भी शिक्षक होगा ना, जो भी यहाँ पे मार्किंग होगी परीक्षा में डीएलएड की, आपने जो उदाहरण लिखा है उसका बहुत महत्वपूर्ण होगा, और उदाहरण आपको अपने शब्दों में ही लिखना है। बस आपको ध्यान ले लेना है कि कौन सा प्रयोग किसने किया था। पावलोव ने कौन सा प्रयोग किया, तो इसने चूहे को, बिल्ली को पिंजरे में रखा था और बाहर खाना रखा था। जी हाँ, तो वही वाला सिद्धांत, वही वाला उदाहरण आप यहाँ पर देंगे। तो इस प्रकार से हो गया
हमारे प्रश्न क्रमांक 7 और प्रश्न क्रमांक 8। तो इसको देख लीजिएगा, ये प्रश्न ऐसे बदल बदल के आएगा, उत्तर एक ही रहेगा उदाहरण के आधार पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इकाई के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, इकाई 4 के समस्त महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उसके उत्तर, जिनकी पूरी पूरी संभावना है, जिन्हें पढ़कर आप 100% मार्क्स ले सकते हैं इस इकाई 4 से, यानी 15 के 15 मार्क्स आप सुरक्षित कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले इकाई और अंतिम वीडियो में, और चलिए तब तक के लिए जुड़े रहिए आप जैन ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस के साथ। इस विषय के अंतिम वीडियो में मिलते हैं आपसे।